ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास मुलाकात में। सर, आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में जॉइंट कमिश्नर रह चुके हैं। क्या आपके विचार में रेवेन्यू सर्विसेज में भी कोई इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है? मैं बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट से हूँ और मेरी वाइफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं। और एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बहुत आवश्यकता है। तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर इनकम टैक्स ऑफिसेस अभी भी नहीं। एक बात। दूसरी बात है कि जितना टैक्स, जितना रेवेन्यू का स्कोप है उतना रियलाइज नहीं हो पा रहा है। उसको प्रयास किया जा रहा, हमारी सरकार प्रयास कर रही है। तो उससे, और आज के समय में इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है, मेजर सोर्स ऑफ फंडिंग हो गया बजट का। हमारे लगभग 7 लाख करोड़ है। कुल 11 लाख करोड़ जो रेवेन्यू कलेक्शन आता है, उसमें से 6 से 7 लाख करोड़ के बीच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। इस डिपार्टमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 60%। हाँ, बढ़ाया जा सकता है। इसको और बढ़ाया जा सकता है। इसको बहुत है सिस्टम सर, किस place. तरह से इसे बढ़ाया जा सकता है? कुछ जैसे उन लोगों को परसू किया जाना चाहिए जो हु आर प्राउड ऑफ नॉन पेइंग द टैक्सेस। अभी आप साउथ एक्सटेंशन में चले जाइए, कनाट प्लेस में कहीं चले जाइए, झोले भर भर के नोटें आती हैं, औरतें खरीदती हैं, गहना खरीदती हैं, सब कुछ खरीदती हैं। ये सब ब्लैक मनी। चेक से पेमेंट करें, कार्ड से पेमेंट करें तो पता लगे। और मार्केट ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होता है। अमेरिका में 50% लोग इनकम टैक्स देते हैं। हमारी 125 करोड़ आबादी में इफेक्टिवली यहाँ 1.25 करोड़ आदमी देता है टैक्स। तो वो अवेयरनेस उनके अंदर पैदा होना चाहिए और भय भी पैदा होना चाहिए। इनकम तो अमेरिका, जापान, जर्मनी ऐसे देशों में, यहाँ तक चीन में तो गोली मार दी जाती है आर्थिक अपराध के लिए, शूट कर दिया जाता है। तो अमेरिका में अगर मान लो किसी ने डिफ़ॉल्ट किया, टैक्स नहीं किया, तो जेल के नीचे कोई सज़ा नहीं है। हमारे यहाँ जबकि ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे मेजर्स लाने हैं, जो कि गवर्नमेंट की इतनी सारी फंडिंग है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स इतने हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। हेल्थ का है, एजुकेशन का है, रूरल डेवलपमेंट का है, वीमेन का है, पेंशन का है, जनधन योजना है, रोड है, ट्रांसपोर्ट है। ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट को अगर देनी है और यूनिवर्सिटी चलाना है, कॉलेजेस चलाना है, तो पैसा तो कहीं से कहीं आना ही चाहिए। तो पैसे का हमारे देशवासियों को भी सोचना चाहिए कि वो पेमेंट टैक्सेस को पे करें। कौन से वर्ग क्यों आप ये समझते हैं कि टारगेट करना इसमें नहीं, जो पे करने वाला है, चाहे वो मतलब एक ट्रेडर है, ट्रेडर नहीं देता, बहुत कम देता है। कारपोरेट हाउसेस वाले क्या करते हैं, जैसे फैक्ट्री उनकी वहाँ पर ट्रेडर्स तो पहले ही इस बात के वो हैं कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनके आप दूसरे देश का टैक्सेस देख लें तो पता लगे। यहाँ पर 50% से कुल कैलकुलेट करिए तो लगभग 50% टैक्सेस अमेरिका में भी आते हैं। जापान में भी यही हालत है। ये गलत है यहाँ की धारणा। तमाम तरह के टैक्सेस वहाँ भी हैं। जैसे अमेरिका में 35% पैसा है, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी 7% है, वो मैंडेटरी है। फिर इंश्योरेंस का ये भी ज़्यादा मैंडेटरी है। और ये नहीं यहाँ के ट्रेडर सोचते कि वहाँ पर टैक्स न देने का मतलब ये होता है जेल। इसके नीचे कुछ नहीं समझौता है। यहाँ किसको जेल जाया जाता है? वो तो देख तो लेते हैं कि अमेरिका में सारी सुविधाएं हैं, सारा अमेरिका में। ये भी तो देख लें लोग। बहुत लोग कहते हैं कि सऊदी अरबिया उसमें कोई औरत का रेप करके देख ले, तो वहाँ पर ये भी तो है कि मान लीजिए किसी के ऊपर आरोप लगा दिया तो गोली तुरंत मार दी जाएगी कि बाद में देखा जाएगा। अभी मैंने देखा बहुत लोग जो उदाहरण देते हैं, हमने कहा वो नियम आ जाएगा तो पता लगेगा। यहाँ पर ये पता, अभी एक औरतों, आए दिन औरतों के साथ जो बलात्कार होता है, जो कंप्लेन करती हैं, इन सऊदी अरबिया और तमाम देशों में, अखबारों में भी आ रहा है, उनको भी 200-300 करोड़ बरसाने का वो होता है कि तू गई क्यों, अकेले तू क्यों गई, तुम्हारे साथ रेप हुआ तो सही रेप हुआ तो क्यों गई। ये उदाहरण कोई नहीं देता है। ये उदाहरण देता आंख के बदले आंख। तो ये भारत में कंसेशन बहुत है, जनतांत्रिक देश बहुत है, सुविधाएं बहुत है, और तो लेकिन उदाहरण ऐसा सेलेक्ट करके देते हैं उदाहरण कि जो उदाहरण फिट नहीं होता हमारे सरकमस्टांस से। तो दूसरे देशों में
टैक्स इवेट करके कोई देख ले। यहाँ पर अभी शादियां होती हैं, एक उमराव है यहाँ पर, या आप चले जाइए वहाँ पर ये मेहरौली में, और उधर जीटी रोड में, इधर न्यू रोहतक रोड में 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ की शादियां, वो व्हाइट मनी है। वही कहते हैं कि सरकार हमें कुछ नहीं देती। हमारा दिल रोता है देखकर कैसी शादियों में। कई बार होता है कि वापस चला हूं, ये गरीब देश 10-10 लाख रुपए वो फ्लावर पर खर्च कर रहे हैं। इसे क्रिमिनल वेस्टेज। सर, आप नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के सदस्य रहे हैं, इस काउंसिल के बारे में, उसकी गतिविधियों के बारे में नहीं, 2004 में बना था, 2009 था इंडिया नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में। साल में एक बार चर्चा होती थी, बैठते थे सब, और जो देश के प्रमुख लोग थे, उद्योगपति या सोशल पर्सनालिटीज, और ऑल चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, तो जो चर्चा और जो सुझाव दिया जा सकता था हम देते थे। 2009 तक था। कोई कॉन्क्रीट कुछ स्टेप्स? नहीं, वो तो पहले की बात है। 2004 में ये बनी थी, मुंबई में बना था, 2009 तक रहा। तो ये सब प्रक्रिया है, चलती रहती, डिस्कशन, डिबेट, सुझाव आते रहते। तो आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद हैं, तो वहाँ की जनता की भी आपसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि तो उनके डेवलपमेंट के लिए आप की सरकार ने क्या कदम उठाए? देखिए, ऐसा है कि विरासत में बहुत कुछ चीज़ें हमें मिली है। भ्रष्टाचार भी विरासत में मिली है, निकम्मापन मिला है, और ये रेटिफिज्म है, डिले करने का मिला है, पोस्टपोनिंग, तमाम सारे कल्चर हमें मिले, उनको फाइट करना पड़ रहा है। हमने अपने यहाँ मेट्रो नरेला तक और कुतुबगढ़ जो बवाना है वहाँ तक ले गए हम, और उसके बाद में मेट्रो स्टेशन जहाँ की आवश्यकता वहाँ बनवाया गया, और आदर्श ग्राम योजना जो जौनती गांव जिसको हमने गोद में लिया है, वो शाहजहाँ के समय का एक फोर्ट है, उसको हम टूरिज्म में डेवलप कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि पहला हमारा विलेज होगा जिसका मास्टर प्लान हमने बनाया है। अभी तक सिटीज का मास्टर प्लान होता था, लेकिन विलेज का नहीं होता, लेकिन विलेज का हम कर रहे हैं। और डे टू डे समस्या, कोई भी आदमी यहाँ आता है, और जो 10 से 1 बजे तक जनता दरबार का टाइम होता है, एक आदमी ये नहीं कह सकता कि बिना मिले गया, उसके काम को प्रयास नहीं किया गया। जनता दरबार कहाँ पर? जनता दरबार यहीं लगती है, यहीं पर लगता है। तो उनमें कौन लोग आ सकते हैं? कोई भी आ सकता है। मैंने तो एक बार सिक्योरिटी का यहाँ से रजिस्टर चेक किया, भीड़ तो सुबह से शाम तक खत्म ही ना हो, अभी भी नहीं खत्म होती। तो जब बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती कि भाई इतना काम करने के बाद में लाइन ही नहीं टूट रही है, तो जब आंकड़े निकलवाए तो पता लगा 60% बाहर के लोग आते हैं, दूसरे भी क्षेत्र के लोग आते हैं। ना मैं कोई जाति पूछता हूँ, ना पार्टी पूछता हूँ, ना क्षेत्र पूछता हूँ, जो है उसका काम करो। एक सवाल जो कि हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, सर, बीजेपी में आने से पहले आप बीजेपी के विरोधी थे? बिल्कुल था, मैं बीजेपी का विरोधी। तो और बीजेपी का विरोधी मैं 2004-05 तक तो 6 तक था, लेकिन 6 और 7 के बाद में मेरे विचार बदलने लगे। क्योंकि मनमोहन सिंह की सरकार ने जब काम नहीं किया, जो वायदा उन्होंने किया था, जैसे निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात है, खाली पदों के ऊपर भर्ती की बात है, और शिक्षा के क्षेत्र में, तो जब हमने देखा कि जो वायदे किए थे वो वायदे वो पूरा नहीं कर रहे, तो मेरे मन में बदलाव आने लगा। लेकिन 2008-09 तक ये बदलाव का दौर चलता रहा। 9 के बाद जब दोबारा सरकार बनी, तब यह सिद्ध हो गया कि मनमोहन सिंह जी की सरकार अमीरों की सरकार रही, और तब से मैं धीरे धीरे कांग्रेस का विरोध करने लगा और बीजेपी के बारे में बोलना पूरी तरह से बंद किया हूँ। देख सकता है कोई 2009 के बाद या 2008 के बाद शायद ही मैं कहीं बोला हूँ, उसके पहले था। तो 2008-09 के पहले बीजेपी के खिलाफ बोलता था मैं, 2004 में भी बोलता था, और लेकिन 2009 के बाद शायद ही, बल्कि 2011-12 में आते हमने बिल्कुल हमारा पॉजिटिव रुख होता गया बीजेपी के तरफ। और जब 2013 में आते तो भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल भी हो गए, यानी 14 में।
तो नरेंद्र भाई मोदी जी का जब नेतृत्व देखा, एक डायनेमिक, एक गरीब घर से आकर के इस मुकाम पर पहुंच सकते हैं, और उन्होंने तमाम जगहों का कहा, केरला में, लखनऊ में, कि आने वाला दशक जो है दलितों का होगा, पिछड़ों का, गरीबों का होगा। इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, और जो काम मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने से नहीं कर पा रहा था, इंडियन जस्टिस पार्टी की स्थापना मैंने 2003 में किया था, और पूरे देश में उसका फैलाव भी हुआ, जगह जगह पर चुनाव भी लड़े, लेकिन हमें सफलता उतना नहीं मिल पाई। एक उपस्थिति हमने तो दर्ज किया, लेकिन सफलता नेशनल पार्टी ना होने की वजह से। नेशनल तो पार्टी। उसका वजह है कि चूंकि ये जातियों का देश है, धर्मों का देश है, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं महिलाओं की बात करूं या सवर्ण की बात करूं, तो जरूरी नहीं हो कि फॉलोअर मेरा बनेगा। फॉलोअर वो चाहे जितना कहूं, लोग दलित नेता ही कहते हैं, तो जो टैग लग गया है दलित नेता का, तो पहले से ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कार्यरत थी, तो इसलिए जगह की, एक तो स्पेस नहीं था, जगह नहीं था, दूसरी बात है कि जनधन का कितना ज़्यादा आज के समय में उसका हस्तक्षेप है, और उसकी कितनी भूमिका है पार्टी चलाने में, किसी से छुपा नहीं हुआ। और कांग्रेस को उखाड़ने में 125 साल लगा है, तो किसी पार्टी को इतनी जल्दी अब कर नहीं सकते। तो जैसे और दूसरी बात है कि जब भी मायावती जी मुख्यमंत्री बनती थी उत्तर प्रदेश, तो मेरा आना जाना करीब करीब बंद ही हो जाता था, मेरे ऊपर हमला तक कराना, पिटवाना, मुझे पिटवाने का भी काम किया था 2008 में उन्होंने। तो यह भी एक सोच थी कि बड़ी पार्टी में आने पर मैं बड़ी बातें कह पाऊँगा, समाज की बातें कह पाऊँगा, देश की बातें कह पाऊँगा, और जो बहुजन समाज पार्टी जैसे जो तत्व हैं, इनसे भी हम निपट सकेंगे, पार्टी की पूरी ताकत होगी। क्योंकि हम अकेले इनका मुकाबला करते रहे तो भाजपा का साथ मिलेगा पार्टी का, तो हमें मुकाबला करने में बहुत आसान हो जाएगा। और 2000 पहले बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो पहला लेख मेरा आया आम आदमी पार्टी के खिलाफ में। हम कहा, मैं जानता हूँ केजरीवाल जी को अच्छी तरीके से, जिस तरह से उन्होंने सफाई कर्मचारियों का ठेके पर जो काम कर रहे थे, टीचर हैं, नर्सेस रहे, और 4th क्लास के लोग, बड़े बड़े लुभावने नारे दिए कि हम आएंगे सत्ता में तो सबको परमानेंट कर देंगे। दलित वर्ग को बड़ा अपील किया उन्होंने, पूर्वांचलियों को किया। तो ये भी हमारे दिमाग में था कि बड़ी पार्टी का प्लेटफॉर्म मिलने से ऐसे शक्तियों का हम पर्दाफाश कर सकेंगे। तो कई कारण थे, चाहे नरेंद्र भाई मोदी जी कारण थे, एक तो प्रमुख कारण थे भारतीय जनता पार्टी, और ये भी कारण थे, चुनौतियाँ थीं। और हम अपने जिस वर्ग जिस के लिए लड़ाई लड़ते रहे, हम उसके लिए प्लेटफॉर्म खोज रहे थे, उसकी बात हम उठाते रहते हैं। संसद में सबसे ज़्यादा दलितों के बारे में, आरक्षण के बारे में मैंने सवाल उठाया है। और आज के समय में कोई चीज़ कही जाए तो उसकी जांच की जा सकती है, पड़ताल किया जा सकता है, इंटरनेट का ज़माना है। तो 1.5 साल तक ज़्यादातर, सबसे ज़्यादा इनके लिए हम ही ने सवाल उठाया है। तो यही कारण था जिसकी वजह से बीजेपी में आए। और बीजेपी का बहुत पहले विरोधी हुआ करता था, लगभग 10 साल पहले, कि जब पार्टी के अंदर आ गया तब से सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई विरोध मेरे के द्वारा या मैं विरोध सुन सकता हूँ। जहाँ जाओ वहाँ ईमानदारी से रहो, हमारा ये काम नहीं है, हम उन धातुओं के नहीं बने हुए हैं, ये अंदर कुछ और बाहर कुछ, जो भी होता है सामने कर देते। तो जब से पार्टी में आया तब से सवाल नहीं पड़ता कि पार्टी विरोधी बात कहें और सुने भी। तो अब जब आप बीजेपी का एक हिस्सा हैं, क्या आप मोदी जी की नीतियों से खुश हैं? अब देखें, आप नियत देखिए, स्वच्छ भारत है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, जनधन योजना है, मेक इन इंडिया है, और जो शख्स प्रधानमंत्री बनने के बाद एक दिन तक आराम नहीं किया, तो एक नए भारत के निर्माण के लिए कितना वो प्रयासरत है। हाँ, उसका रिजल्ट तुरंत तो नहीं दिखेगा, समय लगता है,
और हजारों वर्ष की जो व्यवस्था है, सैकड़ों वर्ष की व्यवस्था है, उसमें आमूल परिवर्तन दिखाई देना बड़ा आसान नहीं है। दूसरी बात है कि विरासत में भी हमें बहुत कुछ मिला है। उस विरासत में चाहे भ्रष्टाचार मिला हो, चाहे रेप्टिफिज्म मिला हो, और चाहे जो न काम करने वाली संस्कृति की बात है, तो जितना प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो कम है, बहुत। तो उदित राज जी ये कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से कि आने वाले दिनों में मोदी सरकार इस देश की डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करेगी। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। देखते रहिए A to Z।